नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसी सभ्यता के बारे में बात करने जा रहे हैं जो 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व पुरानी है। इसका आकार लगभग त्रिभुजाकार है। इसको अगर आप देखिएगा तो यह त्रिभुज के समान नजर आएगी और यह इसकी क्षेत्रफल की बात करें हम लोग तो यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो आप लोग गेस कर सकते हैं क्या कि हम कौन सी सभ्यता की बात करें, किस सभ्यता की बात करें। अगर इतना से नहीं पता चला ना तो आइए और हिंट्स देते हैं। इस सभ्यता के लोगों को देखिएगा ना तो इस सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। ये लोग मार धार करना नहीं जानते थे, यानी कि कभी काल अगर मन किया लड़ाई झगड़ा करने का तो एक छोटी सी डंडा से किसी का कपार फोड़ दिया, बस उतने तक सीमित थे। तलवार से ये लोग परिचित नहीं थे, गाय से भी परिचित नहीं थे। ये लोग दूध नहीं पिए थे, कभी जन्मे नहीं करते थे कि गाय क्या चीज़ होती है। गाय की पहचान हुई थी इस सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता में। इतना हिंट्स तो काफ़ी है ना बताने के लिए कि हम कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा हिंट्स दे दिए तो हमारे लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो आप लोग गेस कीजिए कि कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर गेस कर लिए है ना तो वीडियो को रोक करके कमेंट कर दीजिए। और अगर अभी भी नहीं पता चला है ना, आप लोग यदि विनोद की कैटेगरी में आते हैं तो चलिए हम बताते हैं। हाँ हम लोग सिंधु सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो आइए समझते हैं सिंधु सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु सभ्यता जो है ना वो किसी का ओरिजिनल नाम नहीं है। जैसे निक नेम है, किसी ओरिजिनल चीज़ का एक निक नेम है। जैसे आप लोग अपने दोस्तों को ही घसीटिए ना एग्जाम्पल लेकर के। जैसे किसी का नाम कलुआ रहता है तो कलुआ क्या उसका ओरिजिनल नाम है? नहीं, उसका करतूतों के आधार पर नाम रख दिया जाता है बचपन में। जैसे कलुआ है तो ये इसके रंग के आधार पर नाम रख दिया गया है। वो ज़्यादा कड़िया हुआ इसलिए उसको कलुआ कहा गया। अब कोई भोला है तो उसका नाम जो है वो स्वभाव व्यवहार के आधार पर रख दिया गया है। किसी का नाम मट्टुक रहता है, किसी का नाम गोवर्धन रहता है। तो क्या इन लोगों का आप आधार कार्ड में देखिएगा तो यही नाम रहेगा, मट्टुक का गोवर्धन, ये सब नाम नहीं रहता है। किसी का नाम बाव रहता है तो क्या उसका नाम ओरिजिनल में आधार कार्ड में देखिएगा तो बाव ही रहेगा क्या? नहीं, ये सब चिढ़ाने के लिए निक नेम रख दिया जाता है बचपन में। जो जैसा बर्ताव करता है ना, जो जिस कैटेगरी में जाने लायक होता है उसको उसी कैटेगरी में डाल दिया जाता है बचपन में। तो इसी तरीका से ना आधे ऐतिहासिक काल को भी निक नेम रख दिया गया है सिंधु सभ्यता। तो बाबू रे, आधे ऐतिहासिक काल कोई इंसान नहीं है जो चिढ़ेगा, कोई लड़का नहीं है जो चिढ़ेगा। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन थे। आधे ऐतिहासिक कालखंड को सिंधु सभ्यता कहने के पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। तो आइए समझते हैं उस रीजन को कि क्या रीजन थी जिसके वजह से आधे ऐतिहासिक कालखंड को सिंधु सभ्यता कहा गया। आधे ऐतिहासिक कालखंड को ना सिंधु सभ्यता कहने के पीछे रीजन ये था कि आधे ऐतिहासिक कालखंड में सिंधु एक बहुत बड़ी नदी थी और इसके कई सहायक नदी भी थे। नो डाउट ये सहायक नदी और ये बड़ी नदी आज भी है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो आधे ऐतिहासिक कालखंड की अपेक्षा अब कम हो गई है। क्योंकि रीजन समझिए, नवपाषाण काल में ना कृषि की शुरुआत हो चुकी थी और जब आप खेती कीजिएगा ना तो ज़रूरी रहता है कि खेत में आप पानी पटाइएगा, वरना गया आपका खेती, बन गया आप किसान। तो खेत में पानी पटाना को ना सिंचाई कहा जाता है। तो उस समय के जो लोग थे ना और उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी वो उतनी विकसित नहीं थी कि आज की तरह कि पंपिंग सेट मोटर की व्यवस्था नहीं था। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी अगर मान के चलिए खेत है तो वहाँ पर खेती कर लेते हैं, पानी उनी का टेंशन नहीं रहता है क्योंकि बगल में बोर्डिंग रहता है। बोर्डिंग से पानी लाइन लेते हैं, अब पानी पटा लेते हैं अपने खेतों में। तो उस समय के लोगों के पास ना इतनी टेक्नोलॉजी विकसित नहीं थी। वे लोग ना सिंचाई के लिए नहरों या नदियों के किनारे में बसते थे। तो उस समय सिंधु बहुत बड़ी नदी थी तो लोगों ने सिंधु नदी के तट पर ही बसना शुरू कर दिया। या इनफैक्ट वे लोग भी जो सिंधु नदी के किनारे में नहीं बस पाए किसी भी कारण से, या उनको जगह नहीं मिला, चाहे दूर पड़ा होगा उनके घर से, तो ये लोग जिस भी नदी के किनारे में बसे थे ना वह नदी लास्ट में अल्टीमेटली आकर सिंधु नदी में ही मिल जाती थी। यही कारण था कि आधे ऐतिहासिक कालखंड को सिंधु सभ्यता कहा गया। जैसे आप बिहार में देखिएगा ना तो बिहार के आप किसी भी नदी के किनारे में बसिएगा ना तो वो नदी लास्ट में आकर अल्टीमेटली गंगा में मिल जाएगी। स्लो क्या हुआ, स्पीड ज़्यादा हो गया क्या? समझ में नहीं आया, बाउंस मार दिया। अच्छा कोई बात नहीं। रीज़न क्या है ना कि बगल से बिलौकी आ रही है, जब यहाँ पर आ जाएगी ना तो ये आवाज़ भी नहीं जाएगी, इसीलिए हम स्पीड में बोल रहे थे। तो चलिए एक बार और फिर से अच्छे ढंग से और धीरे धीरे समझा देते हैं। अभी उसका जो साउंड है वो कम है, आपको सुनाई भी दे रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, डिस्टर्ब हो रही है थोड़ा थोड़ा, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि शादी हर दिन नहीं होती है हर व्यक्ति की। तो एक वीडियो के लिए तो सही सकते हैं ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फिर से एक बार रिवीजन मार देते हैं, नज़दीक में ही। तो बउआ रे, आधे ऐतिहासिक कालखंड को ना
सिंधु सभ्यता कहने के पीछे रीजन यह था ना कि आधे ऐतिहासिक कालखंड में सिंधु एक बहुत बड़ी नदी हुआ करती थी और उसके कई सारी सहायक नदी भी थी। नो डाउट ये सहायक नदी और ये बड़ी नदी सिंधु आज भी है, लेकिन इसकी जो इम्पोर्टेंस है ना उसी आधे ऐतिहासिक कालखंड की अपेक्षा अब कम हो चुकी है। रीजन क्या था ना कि नवपाषाण काल में खेती की शुरुआत हो चुकी थी और जब खेती की शुरुआत हो गई थी ना तो ज़रूरी था कि लोग खेती में पानी पटाए, अपनी फसल में पानी पटाए। और पानी नहीं पटाएंगे ना तो हो गया उनका खेती, बन गए वो किसान, गया खेती भाड़ में, फसल ही पैदावार ही अच्छा नहीं होगा। आ गया बिलौकी रुक जाइए, तब तक हम पसीना पोंछ लेते हैं। तो हम लोग बात करते हैं सिंधु सभ्यता की लिपि के बारे में। लिपि का अर्थ होता है ना कि कोने पट्टी लिखाएगा वो। जैसे देखिए हम लोगों का जो मातृ भाषा है ना वो हिंदी है। हिंदी का जो लिपि देखिएगा तो हिंदी का लिपि देवनागरी है। देवनागरी लिपि में होती क्या है कि हम लोग बाईं ओर से शुरुआत करते हैं लिखने की और लिखते लिखते दाईं ओर पहुंचते हैं। अगर वहीं पर आप खरोष्टी लिपि को लीजिएगा ना तो खरोष्टी लिपि में दाईं ओर से शुरुआत कीजिएगा, अब बाईं ओर बढ़ते जाइएगा। अगर यहीं पर हम रोमन लिपि को ले ले तो रोमन लिपि में ऊपर से शुरुआत कीजिएगा और नीचे की तरफ बढ़ते जाइएगा। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी ना वो भाव चित्रात्मक थी। भाव चित्रात्मक कहने का अर्थ होता है कि चित्र को देखकर उसका भाव पता कीजिए। जैसे देखिए ना आज भी छोटे बच्चों को ना मनोहर पोथी या बाल पोथी में चित्र दिखा दिखा कर पढ़ाया जाता है। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, U फॉर अम्ब्रेला, इस प्रकार से। और जब वही बचपन सियान हो जाता है ना, नवयुवक हो जाता है, तब मने मने पढ़ता है। A फॉर ऐश्वर्या राय, B फॉर बच्चन साहब, D फॉर डैनी डेनियल्स, U फॉर उर्फी जावेद। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखते हैं। ये उर्फी जावेद की ऐसी फोटो ना बड़ा मुश्किल से मिला है। आप ऐसा फोटो खोज के मर जाइएगा, मिलेगा नहीं जी जल्दी। अब देखिए सिंधु सभ्यता की जो लोगों की मुख्य फसल थी ना, जो लोग ज़्यादा पैदावार करते थे वो थे जौ और गेहूँ। वे लोगों की मुख्य फसल जौ और गेहूँ थी। सिंधु सभ्यता के लोगों को ना स्वाद बढ़ाने के लिए, जैसे आज हम लोग क्या करते हैं, स्वाद बढ़ाने के लिए नमक और चीनी ये सब का इस्तेमाल करते हैं ना जी। तो सिंधु सभ्यता में नमक और चीनी का इन्वेंशन आविष्कार नहीं हुआ था। तो ये लोग ना मधुमक्खी के छत्ता में से मध निकाल के तब मिठास के लिए वे लोग प्रयोग करते थे। मिठास के लिए वे लोग शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ना घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति को अपनाए थे। ग्रिड पद्धति क्या होती है ना, जैसे अगर आप एग्जाम्पल लीजिएगा आज के दिनों को, तो आज के दिन में ना सड़क की बगल में अगर किसी का घर बन रहा होगा तो आप देखिएगा ना कि उसका मेन गेट सड़क की ओर ही होती है। लेकिन अगर सिंधु सभ्यता में जाइएगा ना आप, तो सिंधु सभ्यता के लोग इतना होशियार थे, वे लोग जानते थे कि उन लोगों का बच्चा घर से झट से निकलेगा और पट से बैलगाड़िया से पिचा जाएगा। इसीलिए वे लोग ना क्या काम करते थे कि अपने घर के जो दरवाजे और खिड़कियाँ होती थी वो सड़क की ओर ना खोलकर घर के पीछे की ओर खोलते थे कि बचवा निकलबो करेगा ना तो हचाक सिन पिछा नहीं जाए गड़िया से, आने जाने में कुछ समय लगे और देखे वो गाड़ी को। इसलिए वे लोग अपने घरों में दरवाजे और खिड़कियाँ जो होती थी वो पीछे की ओर खोलते थे। इसी को ग्रिड पद्धति कहा जाता है। सिंधु सभ्यता में ना माप की इकाई 16 के अनुपात में थी। नहीं समझे, बाउंस मार दिया। अच्छा रुकिए समझाते हैं। जैसे देखिए अगर अभी आप बाजार जाते हुएगा ना तो 5 केजी आलू लेके हचाक सिन चल आते होंगे। चाहे गए 2 केजी फूलगोभी ले लिए, 3 केजी टमाटर ले लिए, 1 केजी बैगन ले लिए, इस प्रकार से ले लेते हैं ना। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों को ये फैसिलिटी नहीं थी। अगर सिंधु सभ्यता में कोई लोग को कोई सामान लेनी होती थी तो वो या तो 16 केजी ले और ना तो 32 केजी ले, यानी कि 16 के रेशियो में ही ले, 16 केजी ले या 32 केजी ले या 64 केजी ले, इस रेशियो में ही उनको लेना पड़ता था। अगर कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है तो 16 केजी से ज़्यादा लेना है तो आप 32 केजी ले लीजिए, और 16 केजी से कम लेना है तो बाबू रे कोई उपाय नहीं, आप घरे जाइए। क्योंकि वहाँ माप की जो इकाई थी वो 16 के रेशियो में ही थी। 16 से कम का कोई बटखरे तराजुए नहीं था। वो लोग आधा उधा करना नहीं जानते थे कि जैसे 16 केजी का जो बटखरा था उसका आधा कर देते थे 8-8 केजी हो जाता ना। तो ये सब वो लोग नहीं करते थे। आपको लेना है तो 16 केजी लीजिए, ना तो चलिए निकलिए।
सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना, वो धरती की पूजा करते थे, धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। कहते थे ना कि बाप रे बाप, इसको गोड़ लागो, यहीं पर ना खेती करेंगे तो पैदावार होगी, अच्छी फसल निकलेगी तो ज़्यादा अनाज होगा, गोड़ लागो, इसको गोड़ लागो। साथ ही साथ ये लोग ना वृक्ष की भी पूजा करते थे। कहते थे कि बाप रे बाप, ये आम के पेड़ हो, इसको काटियो ना, जब सीजन आएगा ना तो मीठ मीठा आम फड़ेगा जो हम लोगों को खाने के लिए मिलेगा, गोड़ लागो, इसको गोड़ लागो, पूजा पाठ करो। साथ ही ये लोग लीची, जितने भी पेड़ पौधे थे ना, उन सब की पूजा करते थे। और ये लोग भगवान शिव की भी पूजा करते थे। ये लोग जानते थे कि भगवान शिव के पास ना अपार शक्ति है, ये गुस्सा जाए तो तांडव होने लगेगा, भूकंप आ जाएगा, गोड़ लगो भगवान शिव को। तो ये लोग साथ में भगवान शिव की भी पूजा करते थे। अगर पशुओं में देखिएगा ना, तो सिंधु सभ्यता के लोगों को ना कुब्बर वाला सांड बहुत प्रिय था। कुब्बर वाला सांड समझते हैं ना, जेकर कुब्बर निकल रहता है। जैसे आप लोग बैल को हर जोतते हुए देखे हैं, बैल को हर जोतते हुए देखे होंगे ना, तो उसके पीठ पर ना एगो लकड़ी रखी जाती है जो कभी कभी निकल हो जाता है। तो कुब्बर वाला जो सांड होता था ना, ओकरा पीठ पर कुब्बर के पीछे वो लकड़ीवा बहुत अच्छी तरीके से फंस जाता था, जिसकी वजह से ये लोग जब खेती के लिए हर जोतने जाते थे ना, तो इन लोगों को समस्या नहीं उठानी पड़ती थी, वो गिरती ही नहीं थी, बहुत ही बेहतरीन ढंग से फंस जाता था। तो इन लोगों का ना जानवरों में सबसे प्रिय जो जानवर था वही कुब्बर वाला सांड था। सिंधु सभ्यता में ना पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। अगर आप पर्दा प्रथा नहीं जानते हैं ना, तो आप देखिएगा मुस्लिम लड़कियों को, मुस्लिम लड़कियां ना बुर्खा पहनती है और बुर्खा से पूरा अपना बदन ढक देगी, सिर्फ इतना छोड़ देगी आंख के पास का एरिया, जो जिससे कि उसको बाहर की चीज़ें दिख पाए। दूसरों को दिखाने के लिए नहीं इतना छोड़ती है, अगर दूसरों को दिखाने के लिए उसकी बस की बात रहता ना तो पूरा ढक लेती, लेकिन अपना खुद को देखने के लिए इतना दूर में वो छोड़ देती है। तो जो बुर्खा पहनती है ना, वो भी एक पर्दा प्रथा की निशानी है। साथ ही आप लोग देखिएगा ना, हिंदुओं में तो हिंदू भी घूंघट करती है। जैसे किसी का अगर भैंसुर है ना, किसी के पति का, अगर किसी महिला की किसी से शादी हो जाती है, किसी पुरुष से शादी हो जाती है, तो उस पुरुष के जो बड़े भाई हैं ना, उनसे देखिएगा आप, वो महिला पर्दा करेगी, उनके भीड़ में नहीं जाएगी, चाहे घूंघट में रहेगी उनके सामने में। तो ये सब जो है ना, वो पर्दा प्रथा की निशानी है। तो ये सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी। अब देखिए ना, सिंधु सभ्यता में ना वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। वेश्यावृत्ति का अर्थ होता है ना, जहां महिलाएं अपना जिस्म बेच देती है। हालांकि ये सरकार की ओर से बैन है, लेकिन अभी भी आपको कहीं कहीं इसका मिसयूज होते हुए दिख जाएगा, जिसको हम लोग रेड लाइट एरिया कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को ना ज़्यादा विनोद कैटेगरी के ही बच्चे ज़्यादा समझेंगे। और अभी आप रामराज मत खोजिए, क्योंकि जब राम जी थे ना, उस समय तो रामराज अभी नहीं किया, क्योंकि राम जी को 14 साल का वनवास फोकट में खटना पड़ गया था। तो अभी आप रामराज खोजिएगा तो थोड़ी आ पाएगा। तो इसका ना मिसयूज हो जाता है। हालांकि ये सरकार की ओर से बैन है और गलत चीज़ है। अब समझते हैं सबसे कठिन चीज को सबसे आसान शब्दों में। याद रखिएगा, जो सबसे कठिन होता है ना, उसको ही एग्जामिनर खेलता है, एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन डाल देता है। तो ये उतना कठिन भी नहीं है कि हम लोगों को याद ना हो पाए। आप याद कीजिए, जब ये वीडियो हम शुरुआत किए थे तो आपको हम बोले थे कि सिंधु सभ्यता का जो आकार है ना, वो लगभग त्रिभुजाकार है, लगभग यह त्रिभुज की तरह दिखता है। तो इसका जो सबसे ऊपरी भाग है ना, आप देखिएगा नक्शा में, जो सबसे ऊपरी जो भाग होती है ना, वो उत्तर दिशा को इंडिकेट करती है, और सबसे दक्षिणी नीचे की तरफ जो होती है वो दक्षिण दिशा को इंडिकेट करती है, और इधर वाला पूर्व दिशा को इंडिकेट करेगी और इधर वाला पश्चिम दिशा को इंडिकेट करेगी। तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे ऊपरी जो जगह है वो कश्मीर में है। कश्मीर का कौन सा जगह? तो मांदा जगह। कश्मीर में एक जगह है मांदा, वही सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी जगह है, उत्तरी स्थान है। अगर आप दक्षिणी देखिएगा ना, तो दक्षिणी पड़ जाता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के दायमाबाद में। महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद, वहीं पर इसका सबसे दक्षिणी स्थल पड़ता है। अगर आप सिंधु सभ्यता के पूर्वी स्थल को देखिएगा ना, तो पूर्वी स्थल में ना विकास कम हुआ है, यानी कि उधर उस क्षेत्र में ज्यादा विकास नहीं हुआ है। यह यूपी में पड़ता है, इसका सबसे पूर्वी स्थल जो मेरठ जिला में है। मेरठ जिला में एक जगह है आलमगीरपुर, वहीं पर इसका पूर्वी स्थल है। और सबसे पश्चिमी स्थल देखिएगा ना, तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में। सुतकांगेडोर एक जगह है जो बलूचिस्तान में पड़ता है, वहीं पर इसका सबसे पश्चिमी स्थल है। तो आप लोगों ने जान लिया कि सिंधु सभ्यता के चारों स्थल कहाँ कहाँ पर पड़ते हैं। अब याद रखिए कि ये जो चारों है ना, ये जो चारों जगह है, वो चारों जगह नदी के किनारे में है। और ये भी याद रखिए कि आप लोग को ऐसे याद नहीं होगा, तो इसका ना रामबाण हम लास्ट में देंगे। आप इसीलिए बोले कि सबसे कठिन चीज ना सबसे आसान शब्द में याद करा देंगे। तो ये जो चारों जगह है ना, वो चारों जगह नदी के किनारे में बसे हुए हैं।
तो आइए चलिए देखते हैं कि वो भाग्यवान नदियाँ कौन कौन सी है जो आज इस क्लास में हम लोगों से वो अपना जिक्र करवा रही है। और एक और बात आप याद करते चलिएगा, क्योंकि किताब कॉपी और वीडियो में हर जगह पड़े हुए हैं, बस हमारी दिमागों में नहीं रहता है। और यही बात एग्जामिनर जानता है और खेल लेता है यहीं से हम लोगों को, या हम लोगों के साथ यहीं से खेल जाता है। और लेकिन एग्जामिनर को भी नहीं पता कि हम लोग तो वे हैं जो दिल तोड़ के भी अपना और आह तक का आवाज़ नहीं बाहर निकलने देते हैं। तो आइए चलते हैं, फिर से देखते हैं और साथ ही साथ याद करते भी चलते हैं, जिससे कि हम लोगों को आसानी हो। बाद में जब ट्रिक देंगे ना तो और आसानी से याद हो जाएगी। ट्रिक उरी के फेर में मत पड़िएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, मौका है, ट्रिक्स तो बस एक धोखा है। तो आइए चलते हैं, सबसे उत्तरी इलाका से शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सिंधु सभ्यता की जो सबसे उत्तरी इलाका है ना, वो कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर के मांदा जगह पर। और सबसे दक्षिणी जो इलाका है वो महाराष्ट्र के दायमाबाद में पड़ता है। महाराष्ट्र में एक जगह है दायमाबाद। और सबसे पूर्वी जो इलाका है वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, वहीं पर एक जगह है आलमगीरपुर। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल वहीं पर है। तो आपसे यहाँ से ना क्वेश्चन पूछेगा ना कि कौन ऐसा जगह, सिंधु सभ्यता कौन ऐसा जगह है, किस क्षेत्र में विकास कम हुआ है, तो आप बता दीजिएगा कि पूर्वी क्षेत्र जो यूपी में है ना, मेरठ जिला में, वहाँ पर एक जगह है आलमगीरपुर, उधर विकास कम हुआ है। सिंधु सभ्यता का सबसे विकास कम होने वाला जो जगह है वो पूर्वी क्षेत्र ही है। और पश्चिमी जो क्षेत्र है ना वो पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक जगह है सुतकांगेडोर, वहीं पर। तो आइए अब नदियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे उत्तर में जो है ना वो मांदा जो जगह है कश्मीर में, वहाँ पर चिनाब नदी है। चिनाब नाम याद रखिएगा, चिनाब नदी। और सबसे दक्षिणी में महाराष्ट्र में जो जगह है दायमाबाद, वहाँ पर प्रावरा नदी, जो बाद में चलकर गोदावरी नदी से मिल जाती है। और सबसे पूर्वी क्षेत्र में देखिएगा ना, आलमगीरपुर में, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में, तो वो हिंडन नदी के किनारे है। और सबसे पश्चिमी क्षेत्र देखिएगा पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, तो वहाँ पर दासक नदी है। याद हो गई? नहीं हुई याद? अच्छा चलिए फिर से आप वीडियो को ना बैक करके देख लीजिए, हम कितना बार बोले ये सब। और अगर याद नहीं हुई है फिर भी, तो हम ट्रिक देते हैं आपको। तो देखिए ट्रिक क्या है ना, कि अगर आप देखिए मैथ में ना हम लोग जब जोड़ लिखते हैं तो जोड़ को ना सम कहा जाता है, और इसको अंग्रेजी में ऐड बोला जाता है। तो सम बराबर ऐड, यानी कि हिंदी में सम बोला जाता है जोड़ को, और अंग्रेजी में ऐड बोला जाता है। तो यही ट्रिक है, सम बराबर ऐड। यह जगह को याद रखने का ट्रिक है। जैसे आप देखिए पश्चिमी क्षेत्र से शुरुआत कीजिएगा, सम, यानी कि पहले स आया तो स का मतलब सुतकांगेडोर। और सबसे उत्तरी इलाका जाइएगा, पश्चिमी, उसके बाद उत्तरी। तो उत्तरी में देखिएगा ना तो कश्मीर में जगह है मांदा, यानी कि स से हो गया सुतकांगेडोर और म से हो गया मांदा। अब चलिए ऐड, ए डी लीजिए, ए डबल डी होता है लेकिन आप ट्रिक है ना तो ए डी ही लीजिए। ए का मतलब हो गया कि इधर पूर्वी क्षेत्र में आलमगीरपुर। याद रखिएगा, ये जगह को याद करने का ट्रिक है, नदियों का नहीं। ए का मतलब हो गया आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और डी का मतलब हो गया महाराष्ट्र का दायमाबाद। याद हुई ये ट्रिक, सम बराबर ऐड। मैथ के जो जोड़ है ना उसको हिंदी में सम कहा जाता है और अंग्रेजी में ऐड कहा जाता है। तो स से हो गया, आप पश्चिमी क्षेत्र से शुरू कीजिएगा, सुतकांगेडोर। म से हो गया मांदा, उसके बाद ए से हो गया आलमगीरपुर, और डी से हो गया दायमाबाद। अब चलते हैं नदियों को याद करने की ट्रिक पर। तो नदियों को याद रखने का ट्रिक है ना, डच है पर भारत में नहीं। तो डच किसे कहा जाता है? तो हॉलैंड के जो लोग होते हैं ना उन्हीं को डच कहा जाता है। जैसे हॉलैंड का अभी नया नाम रखा गया है नीदरलैंड, तो नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। जैसे कैसे चाइना के लोगों को साइनो बोला जाता है, उसी तरीक़ा से हॉलैंड के लोगों को डच कहा जाता है। तो आप ट्रिक याद रखिएगा कि डच है पर भारत में नहीं। तो भारत में नहीं को काट दीजिएगा, डच है पर याद रखिएगा। तो ड से हो गया दासक नदी, पश्चिमी से याद रखिएगा। ड से हो गया दासक नदी, और उसके बाद डच यानी कि च, ऊपर चलिएगा। च से हो गया चिनाब, डच हो गया, जैसे ड से दासक नदी और च से हो गया चिनाब नदी। उसके बाद डच है, ह से हो गया हिंडन नदी जो पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, और पर से हो गया प्रावरा नदी जो पश्चिमी क्षेत्र में पड़ता है, दक्षिणी क्षेत्र में पड़ता है महाराष्ट्र में। पर से हो गया प्रावरा नदी। तो डच है पर भारत में नहीं, ड से हो गया दासक नदी, च से हो गया चिनाब, और है से हो गया हिंडन नदी, और पर से हो गया प्रावरा नदी।
याद कर लीजिएगा न लोग, आप लोग चाहे गोर पटक के हो चाहे माथा पटक के हो, याद करना ही है। अब नेक्स्ट चलिएगा ना सिंधु सभ्यता में, तो सिंधु सभ्यता के लोग ना लाशों को जलाते थे और दफनाते थे। इनमें दोनों प्रथाएं प्रचलित थी। हिंदू जो लोग थे ना वो लाशों को जलाते थे, जबकि मुस्लिम जो लोग थे वो लाशों को दफनाते थे। दफनाने का अर्थ होता है कि मिट्टी को खन करके गाड़ देना अंदर। तो दोनों प्रथाएं प्रचलित थी सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में अभी वर्तमान में 250 से 350 शहरों की खोज की जा चुकी है। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक स्थल स्वतंत्रता के बाद गुजरात से मिले हैं। अभी वर्तमान में सिंधु सभ्यता में 250 से 350 शहरों की खोज की जा चुकी है। और जब शहर मिले हैं ना तो शहर से कोई कुछ सामान मिले हैं। तो इन सब के बारे में ना हम नेक्स्ट अलग अलग वीडियो बना करके समझेंगे। अगर एक ही वीडियो में पूरा भर दीजिएगा ना तो खिचड़ी बिरयानी हो जाएगा, समझे में नहीं आएगा। तो कहते हैं ना, चलिए वो सब ना हम दूसरे वीडियो में समझेंगे। छोटा छोटा सा वीडियो बनाएंगे और उसी में हम लोग समझ लेंगे एकदम बेहतरीन ढंग से, जैसे ये वीडियो को हम लोग आसानी से समझे हैं। अब कहते हैं ना कि प्रकृति की मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो सिंधु सभ्यता के ना विनाश का कारण कुछ ऐसा ही रहा। उस समय क्या हुआ था ना कि लगातार बारिश हो रही थी, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा बाढ़ उड़ आ गया पूरा में, और एकदम बाढ़ आकर बारिश छूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब बाढ़ आई ना, जब बारिश हुई तो नदियाँ अपनी चरम सीमा पर थी और सारी नदियाँ फ्लड कर दी एक दूसरे को, और सारी नदियाँ आकर एक दूसरे से मिल गई, और जिस वजह से ये पूरे सिंधु सभ्यता को ना तहस नहस कर दिया। तो सिंधु सभ्यता के ना बर्बादी का जो कारण था वो बाढ़ ही था। लगातार वर्षा होने की वजह से ये लोग भीगते रहे, और भीगते भीगते पता चला कि बाढ़ आ गया बरका को, और सारा को डुबो के ले गया। देखिए ना, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना वो बारिश की पानी से नहाए थे, वर्षा के पानी से नहाए थे। अभी हम पसीना से नहा रहे हैं। थोड़ा सा पसीना पोंछ लिया जाए, बहुत पसीना चलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिंधु सभ्यता के जो शहरें मिली हैं और शहरों में से क्या क्या मिली है इस सब के बारे में जानते हैं। एक चीज़ छूट गया है, रुकिए। ये तो जन्मे नहीं किए कि सिंधु सभ्यता की खोज कैसे ना। अब आइए देखते हैं कि सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई थी, सिंधु सभ्यता हम लोगों को कैसे मिली थी। तो चार्ल्स मैसन नाम का ना एक व्यक्ति था, वो रोड से जा रहा था। तो रोड से जाते वक्त देखा ना कि एक बाउंड्री था, छोटा छोटा बाउंड्री था। ऐसा लग रहा था ना कि कोई अपना घर का नींव डाल के छोड़ दिया गया है। लेकिन चार्ल्स मैसन को ना शक हो रहा था कि घर का नींव डाल के कोई छोड़ता तो 5 साल पुरान होता, चाहे 10 साल पुरान होता। ये इतना पुरान है कि ईंटा सब भखड़ गया है। तो वो जाके बोला कनिंघम को बोला ना कि रास्ते में जा रहे थे ना तो ऐसा चीज़ देखें, लग रहा था कि कोई घर का नींव डाल के छोड़ दिया गया है। लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि कितना पुराना है, वो हमको देखने में ना बहुत पुराना लगता है। तो कनिंघम बोला ना कि सच्चे बोल रहा है भाई। तो ये मैसन ने कहा कि हाँ एकदम सही बोल रहे हैं, अगर विश्वास नहीं होता है तो चल के देख लीजिए आप। तो कनिंघम क्या काम किया कि एगो घोड़ा उठाया और घोड़ा से पूरा रौंद दिया एकदम उस जो इलाका था ना बाउंड्री वाला, जो लग रहा था कि घर का नींव डाल के छोड़ दिया गया है, तो पूरा को रौंद दिया अपन घोड़ा से। अब बोला कि अरे नहीं, मैसन तो सही बोल रहा था, कनिंघम बोला। तो कनिंघम जाके बोला इसको, चार्ल्स मैसन बोला था कनिंघम को, और कनिंघम जाके बोला जॉन मार्शल को। तो जॉन मार्शल जो था ना वो ठेकेदारी का काम करता था। जैसे कैसे अभी आप देखते होंगे कि ठेकेदार जो होते हैं ना थोड़ी ब्रांडेड लेवल की, वो खुदे काम नहीं करते हैं, अपना स्टाफ से काम करवाते हैं। जैसे देखिए ना, शादी को ही एग्जांपल में ले लीजिएगा ना, तो शादी के जो ठेकेदार होते हैं ना ब्रांडेड लेवल के थोड़े से, वो क्या काम करेंगे ना कि आपके खाना को भी इवेंट कर देंगे, खाना भी संभाल लेंगे, और फिर सजावट की सामान भी देख लेंगे, नाश्ता बाराती का नाश्ता भी देख लेंगे, मरवा की सजावट भी देख लेंगे। खुदे नहीं करेंगे लेकिन स्टाफ सबसे करवा देंगे वो। तो इस तरीक़ा से इसी तरीक़ा के ब्रांडेड लेवल का ठेकेदार था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के नज़र में ना ओकरे एगो स्टाफ था, वही बड़ा ही चहेती स्टाफ था, जो सहनी जी थे, मल्लाह, समझते हैं ना, सहनी जी मल्लाह था। तो उसका नाम दयाराम साहनी था। तो दयाराम साहनी से ना जॉन मार्शल कहा कि देखो दयाराम, एकदम ऐसा ना खौराइत नहीं चल जाना खुरपी से, इसका ना इस प्रकार से खुदाई करना कि लगे
कि अगर वहाँ पर कोई चीज़ जैसे कठोर चीज़ मिले ना तो उसको खोद के नहीं चल जाना, कुआं नहीं खोदना है, वहाँ पर छोड़ देना, उसके बाजू से खोदना जहाँ पर मिट्टी फूलक होगी, जहाँ पर लगे कि कोई चीज़ नहीं है। तो इसी प्रकार से दयाराम साहनी खनैत गया, खोदते गया। अब पता चला ना कि एगो रूम निकल गया और बोला अरे ये तो रूम निकल गया। फिर तो और खन तो और खनते गया ना तो उसका दरवाज़ा निकला। धीरे धीरे एक बड़ा सा शहर में बदल गया, बहुत बड़का शहर निकला जिसका नाम हड़प्पा रखा गया। तो इस सब के बारे में ना हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।